नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अपना अपना है। फिर कुछ कहते हैं फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देश का सबसे ऊपर बेसिक्स और सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ कहते हैं सेट आउट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी, कि जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट को चलाना कैसे है, क्वेश्चन आता है ना हमारे पास कि गवर्नमेंट को चलाएंगे कैसे, गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के आगे पार्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनके भी आगे, नहीं तो वो लड़ पड़ेंगे ना अपने आपस में। देखिए हमारे पास गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि कौन से रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ने काम करना है, कौन से रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव ने काम करना है, और कौन से रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जुडिशरी काम करेगी। कभी इनके बीच में क्लैशेस ना आता है। अगर ये सेट ऑफ रूल्स ना हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो ये तीनों ही ऑर्गन गवर्नमेंट के आपस में लड़ पड़ेंगे कि भाई मेरी पावर ज्यादा है, मेरी पावर ज्यादा है, तो मेरी मेरी करते हैं देश चलाना मुश्किल हो जाएगा, देश में सिविल वार जैसे हालात पैदा हो सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को बांध के रखता है, बाइंड कर सकता है कानून में। किसमें बाइंड करके रखता है, किसमें बांध के रख सकता है? कानून के अंदर बांध के रख सकता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। पर हम जब इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब तो ये था बेटा आपके बच्चा आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई बोले कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बोलते हैं रिटन बुक है, कुछ बोलते हैं कैसा है, मतलब हर तरह से मैंने आपको बता दिया कि रूल बुक ऑफ नेशन है, डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स ऑफ फेथ एस्पिरेशंस है, फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। किसी तरह से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं। फिर जब हम लास्ट में अभी बताया मैंने आपको कि इसके ऑर्गन्स होते हैं, सेट आउट द फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इसमें आता कौन है, कौन से गवर्नमेंट के पार्ट्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, किसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, किसको जुडिशरी आते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आपके। ठीक है, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ देखो, सबसे ऊपर मान लो एक ट्री है, तो ट्री के टॉप पे क्या है हमारे पास, सारे ऊपर ट्री के टॉप पे जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम लॉ है। पूरे बाकी जितने भी हैं आगे आप पार्ट देख रहे हो, ये सारे के हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, और इनको सभी को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल 3 ऑर्गन्स हैं जो किसी भी देश को चलाते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आता है? लेजिस्लेचर में आता है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आती है पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा को हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, दोनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट जो होती है, वो सारे क्या किसमें आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। और जुडिशियल में सुप्रीम जो हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर उसके नीचे आती है हाई कोर्ट, या स्टेट की कोर्ट बोलते हैं इसको हम, और फिर आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि सारे मिलजुल के काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलजुल के काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन काम करते हैं, ताकि इनके बीच में क्लैशेस ना हो। वो क्लैशेस खत्म कौन करता है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? सुप्रीम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा। अब आता है नेक्स्ट, हमारे पास जरूरत आती है हमारे अगले की नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। अरे भाई देखो, अभी मैंने आपको ये बताया ऊपर कि 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कहने का मतलब है कि रूल एंड रेगुलेशन नहीं स्पेसिफाई कहीं होंगे, कहीं लिखे नहीं होंगे रूल एंड रेगुलेशन, तो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स ना होंगे तो हर कोई अपनी अपनी करेगा। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी को रास्ता नहीं देगा, छोटी गाड़ी वाला छोटी साइकिल वाले को रास्ता नहीं देगा, साइकिल वाला पैदल वाले को रास्ता नहीं देगा। रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, पर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रैफिक जो है रोड पे स्मूथली रन करता है। उसी तरह गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली रन करती है, किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि ये रूल एंड रेगुलेशन, ये प्रिंसिपल्स लेजिस्लेचर के हैं, ये रूल एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव के हैं, ये रूल एंड रेगुलेशन जुडिशरी है। ये एक दूसरे के स्फीयर में जो है इंटरफेयर नहीं करते, यानी एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सब इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करता है, और जुडिशरी अपने हिसाब से काम करता है। तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ द फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि
कहने मतलब क्या है, देखो क्या है, इस चीज के ऊपर जोर देना अपने, मिनिमम मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक घर है, अगर घर के अंदर कोई सीनियर नहीं हो, सियाना बंदा नहीं हो, जिसको बोलते हैं कि बुजुर्ग ना हो, तो घर के अंदर आपस में भाई भाई लड़ पड़ेंगे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो घर जो है चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक देश है, देश को चलाने के लिए क्या है, एक बेसिक रूल को बनाया जाता है, जो क्या करते हैं, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बनता है मेंबर्स के अंदर, देश के जो हमारे जो तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, और सोसाइटी को स्मूथली रन करते हैं, स्मॉल सोसाइटी के ऊपर गवर्न करते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगर ये ना हो तो हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनता कैसे है, जब हम किसी में बाइंड होते हैं, जब हम किसी में बंधे होते हैं। और वो बांधता हमें कौन है, मेंबर्स को कौन बांध के रखता है, वो बांध के रखता है रूल एंड रेगुलेशन। और वो रूल एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको मेरे ख्याल में समझ लगा होगा कि पहला पॉइंट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स, मेंबर के, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कम से कम मिनिमम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे की बात को उनको समझना चाहिए। फिर आता है टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन दिस सोसाइटी। देखो जोर देना अपना, हु हैज द पावर मेक द डिसीजन इन दिस सोसाइटी। जैसे मैंने अभी बोला कि लड़ पड़ेंगे आपस में, है ना, तो उसी पॉइंट का यही पॉइंट निकलता है, उसी पॉइंट से निकलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक पावर देता है सोसाइटी के मेंबर्स को कि कौन डिसीजन मेकिंग पावर है किसके पास है, कौन डिसीजन लेगा देश को चलाने के लिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसी को दी होती है। वो पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट बननी कैसे है, अगर गवर्नमेंट बन गई तो उस वहां पर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास है, ये भी कौन स्पेसिफाई करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कहता है टू ले, तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो नीड है वो है ले सम लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट बन गई, मान लो गवर्नमेंट बन गई, तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट बन गई, अब वो जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, नहीं। गवर्नमेंट के अंदर ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी जाती है, यानी कि उसकी भी सीमा बना देते हैं कि आप जहां तक काम कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं कर सकते। वो सीमाएं कैसे होती हैं, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिटीजन को दिए होते हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरह से काम करना होता है। अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को फ्रेम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स को हम एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, उनके फंडामेंटल राइट को छीन तो नहीं रहे हैं कि हम नया कानून बना के। तो वो लिमिटेशन कौन लगाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है ताकि गवर्नमेंट अच्छा रन करे, और रन करने मतलब है कि वो डिक्टेटर ना बन जाए कहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, रूल एंड रेगुलेशन ना हो, उसके ऊपर लिमिटेशन ना हो, तो फिर गवर्नमेंट वो क्या करेगी, एक किस्म की डिक्टेटरशिप बन जाएगी, डिक्टेटर गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे हिटलर था, वो किसी की नहीं मानता था। ठीक है ना, तो ऐसे डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए, डिक्टेटरशिप से बचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, यानी फॉर जस्ट, आपने किसके ऊपर जोर देना है, फॉर जस्ट, फॉर जस्ट सोसाइटी। फॉर जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर सभी के साथ न्याय हो, कोई किसी की तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये भी कौन करता है, ये कौन रोकता है, कौन ये करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की। सोसाइटी के अंदर अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रख के कानून बना रही है, तो कानून भी ऐसे बनाए कि सोसाइटी की किसी भी सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन ना हो का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, किसी के साथ अन्याय ना हो। फॉर जस्टिस होता है सभी के साथ न्याय हो, एक सोशल वेलफेयर जैसी गवर्नमेंट हो, सोशल वेलफेयर सभी का ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन का ध्यान रख के रूल एंड रेगुलेशन बनाए। तो ये भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। देखो है ना जरूरत हमें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो कितना हो, गवर्नमेंट क्या बन जाएगी, डिक्टेटर बन जाएगी, अपनी मनमर्जी करिए, सोसाइटी में अन्याय नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, यानी कि हमारी पहचान जो बताता है, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम कौन है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताया कि हम इंडियंस हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हम कहाँ के, कोई भी है कहीं भी आके जहाँ पे रह लेगा उसको। ठीक है ना, तो हमारी जो आइडेंटिटी बनाता है, हमारी जो पहचान बनाता है, जो सिटीजनशिप हमें मिलती है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ पीपल्स आ गए, इसमें आइडेंटिटी ऑफ पीपल्स में दो तरह की, तीन तरह की आइडेंटिटी आती है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल,
जिसमें फिर अगर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल मतलब है प्रोवाइडिंग सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ सिद्धांत हमें दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना, जैसे राइट टू वोट है। फिर मोरल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी क्या होता है? सेटिंग authoritative constraint with the which one pursue individual aspiration, goal and freedom। यानी कि मोरल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमें हर किसी के एस्पिरेशन का ध्यान रख के, उसकी गोल, उसकी फ्रीडम का ध्यान रखना, उसकी जो उनकी इच्छाएं, उसके गोल्स हैं, जो अचीवमेंट चाहता है वो, उसका ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सभी का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी अचीवमेंट क्या, इसके गोल्स क्या है, क्या बनना चाहता है, वो सारा कौन डिसाइड करता है? ये करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी क्राइटेरिया फॉर द सिटीजनशिप। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्राइटेरिया नहीं बनाता है कि ये इसको सिटीजन मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अमीर है, इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको खत्म कर दिया था। डज नॉट मेक एथनिक, एथनिक आइडेंटिटी नहीं बनाता है। सभी कॉमन आइडेंटिटी होती है, ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी सभी हम कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैं पंजाबी इंडियन हूँ, मैं बिहारी इंडियन हूँ, मैं मराठी इंडियन हूँ, मैं तमिल इंडियन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एथनिक वेरिएशन नहीं करता, सभी को एक। वही हमारा ऊपर वाला पॉइंट रहता है, फॉर जस्ट सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में सभी के साथ एक आंख से देखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, तभी न्याय है ना। एंड फिर आता है हमारे, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखना स्टेप बाय स्टेप, इतने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नजर में सब इक्वल हैं। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सारे जो है राइट टू इक्वलिटी लिखा है। प्रोहिबिटेड्स द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस, बर्थ, रेस, जेंडर। किसी भी तरह से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सारे सभी को इक्वलिटी का मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के में सब इक्वल है, चाहे वो किसी जाति का, चाहे वो किसी कास्ट का, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, सभी बराबर है कानून। तो कानून की नजर में ये है राइट टू इक्वलिटी। याद रखना आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 14 to 18। बाकी आगे तो हमने पढ़ना है पूरा, जब हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि राइट टू जो इक्वलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 14 to 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है उसमें सारा कुछ राइट टू इक्वलिटी के बारे में लिखा है। दूसरा राइट आता है सीरियल वाइज, याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट हमारा राइट टू इक्वलिटी आता है, सीरियल वाइज हमेशा याद रखना है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। जी हमारे पास देखो 18 तक राइट टू, 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी आ गया, फिर 19 आता है। तो 19, 20, 21 ए और 22 इसमें आता है राइट टू फ्रीडम। ये क्या बताता है? दीज राइट्स आर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमारे पास बोलने का अधिकार है, देखो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे मन की फीलिंग्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, हम देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता क्या तो स्टेट का यहाँ क्या लेने आया, हम आजादी से घूम सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम जातिगत बन जाते हैं काम से कि ये जाति का यही काम करेगा, नहीं। हम राइट टू फ्रीडम हमें ये क्या देता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, दुकानदार बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं देश के अंदर, अपने देश के अंदर, याद रखना, विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री है। हाउएवर दीज राइट्स हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शन, पर इन राइट्स की अपनी अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। कुछ राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी को गाली देने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। तो जैसे गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, लिमिटेशन लगाता है, ऐसे हमें राइट तो दिए हैं पर इनके साथ साथ हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये हम डिटेल में अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, किस तरह से है। तो थर्ड राइट आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? सबसे पहले देखो वर्ड को समझना है। एक्सप्लॉयटेशन होता है कि अगर आपका कोई शोषण करता है, आपको बेवजह तंग करता है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कौन से आर्टिकल में है? 23 से लेकर 24, यानी 2 आर्टिकल के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या आता है? कंडेम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिक आप पिक्चर में देखें, ह्यूमन ट्रैफिक जो होता है कि आदमियों का व्यापार होता है। चाइल्ड लेबर, बच्चों को, जैसे अब राइट कानून बना है कि हम 15 साल से या 14 साल से नीचे जो है बच्चों से काम नहीं करवा सकते। फोर्स लेबर, फोर्स मतलब मेकिंग इट ऑफेंस पनिशमेबल बाय लॉ। फोर्स लेबर होता है कि किसी को तनख्वाह नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी और विदाउट सैलरी उनसे काम करवाते रहना, ठीक है ना। तो ये भी पनिशेबल बाय लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि अगर कोई पकड़ा जाता है उसको पनिशमेंट मिलती है। फोर्थ राइट आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में लिखा है, यानी हमारे इंडिया एक अकेली ऐसी स्टेट है
कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन हैं, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता विदाउट एनी प्रेशर। इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम एंड इंश्योर सिक्योर सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। हमारा सेक्युलर स्टेट मतलब सारे धर्म बराबर हैं, सभी को एक नजर से देखा जाता है, ऑल आर, उसी को हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। सेक्युलर चैप्टर आ गया दूसरी बुक में, हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऑल पीपल हैव फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस एंड राइट टू स्पीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है, ठीक है। पर याद रखना, अपनी मर्जी से प्रेशराइज करके हम बोलेंगे तो वो फिर राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, वो फिर एक्सप्लोइटेशन होगी आपके राइट की, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। फिफ्थ राइट आता है हमारे पास कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। फिफ्थ राइट क्या है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आता है। Cultural rights protect the right of cultural, religious and linguistic minority by enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination। यानी कि ये हमें क्या बताता है कि हमारे कल्चर को कोई खराब नहीं कर सकता। ये हमारे पास राइट है कि हम अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, जो मिनोरिटी में आते हैं, हम बचा सकते हैं, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशनल राइट्स इंश्योर एजुकेशन फॉर एवरीवन। एजुकेशन राइट्स का मतलब है हमें पढ़ने का अधिकार है, हमसे पढ़ने का अधिकार हमसे कोई नहीं मतलब कोई नहीं हमसे छीन सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, किसी भी रिलीजन का, सभी को राइट टू एजुकेशन है। लास्ट वन आता है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी राइट एक बहुत अच्छा राइट है। ये है हमारे पास 32 से 35 तक। ये क्या है कि अगर हमें लगता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में बन के तैयार हुआ था, 1950 में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइम जो देश की कंडीशन थी, हमारे देश के जो हालत थे, वो कुछ अलग किस्म के थे। पर एट प्रेजेंट हालत कुछ और है, सिचुएशन कुछ और है, कंडीशन कुछ है। तो अगर हमें लगता है कि अब वो कंडीशंस नहीं रही हैं, वैसी कंडीशन रही है, हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करना है, जिसको हम अमेंड बोलते हैं, तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे पास राइट्स, हम उसको आगे बोल सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 में लिखा है। इंपावर द सिटीजन टू मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनाइल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि अगर कहीं लगता है कि हमारी चीजें छीनी जा रही हैं, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। बड़े ध्यान सुनना, कहां से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल कहां शुरू होते हैं? आर्टिकल 14 से, और आर्टिकल 35 तक चलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। सीधा इसमें क्या बताया जाता है? फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। राइट्स के बारे में जब राइट चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर है राइट, तो उसके बीच में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। ओके, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा वो होगा अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है, क्या क्या ये पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या करता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।